अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। विजडम एकेडमी के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। हमारी तो ऊपर वाले से यही दुआ है कि आप और आपकी फैमिली वाले सभी लोग सेहतमंद रहें और खुश रहें। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि बहुत से बच्चे वीडियोस की लिंक को देखते तक नहीं हैं। यही मैंने कुछ वीडियोस के साथ लास्ट लेक्चर में भी ऑब्ज़र्व किया था। मैं आप लोगों से फिर एक बार ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। आप इन वीडियोस को बार बार देख करके अपने कॉन्सेप्ट को समझिए और अपनी पढ़ाई को चालू रखिए। आइए स्टूडेंट, हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह इस बार भी मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में इस चैप्टर में अब तक क्या स्टडी की है। स्टूडेंट, हमने इस चैप्टर में अब तक 4 टॉपिक कवर कर चुके हैं। सबसे पहला टॉपिक केमिकल रिएक्शन के बारे में था, जिसमें हमने फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में स्टडी की थी। दूसरा टॉपिक वो था जिसमें हमने कुछ रूल्स पढ़े थे जो किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तीसरे टॉपिक में हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका सीखा था। और चौथे टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें हमने 4 डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी की थी। और अब इस चैप्टर में कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स बाकी रह गए हैं। आइए उसे कंप्लीट करते हैं। स्टूडेंट, इस वक्त स्क्रीन पे आप एक टॉपिक देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये हमारा अगला टॉपिक होगा। कल के लेक्चर में हमने इस चैप्टर को रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के टॉपिक पे फिनिश किया था। आज हम इसी चैप्टर को उस टॉपिक के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले या उसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल को समझने से पहले उसे मैं यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में अपने तरीके से समझा दूँ और उम्मीद करूँगा कि आप लोग उसे याद कर लेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब 2 तरीके से हम ऑक्सीडेशन को याद कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसा कि आप नाम से भी देख रहे होंगे, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन। फिर एक बार कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन ऑक्सीडेशन 2 तरीके से होता है। उसका दूसरा तरीका ये होता है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन लूज़ होता है या कोई केमिकल रिएक्शन में लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है तो उसे भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट, ध्यान से सुनिए और इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए। गेन ऑफ ऑक्सीजन को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं और लॉस ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन कहा जाता है। आइए इस शॉर्टकट तरीके से समझने के बाद उसके डेफिनेशन और एग्जांपल्स को हम स्क्रीन पे देख लेते हैं। इस वक्त आप अपने स्क्रीन पे एक एग्जांपल देख रहे हैं, वो ये कि व्हेन एल्यूमिनियम बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम नोन एज एल्यूमिना इज फॉर्म्ड। यानी कि अगर हम एल्यूमिनियम के मेटल को जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में मैग्नीशियम के एग्जाम्पल को देखा था। उसी तरीके से अगर हम एल्यूमिनियम को जलाएं तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा। अब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने का मतलब कि उसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया। तो ये एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन का हुआ। आइए इक्वेशन को देखते हैं। इस वक्त स्क्रीन पे एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन के फॉर्म में स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन एल्यूमिनियम से कंबाइन होकर के एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक कंपाउंड फॉर्म करता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। अब इस टॉपिक को थोड़ा यहीं रोक करके मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बोर्ड एग्ज़ाम में साइंस के पेपर में कई बार ऐसा देखा गया है या आपके स्कूल के पेपर में ये देखा जाता है
कि बहुत सारे टाइप्स के केमिकल इक्वेशन लिखे होते हैं और आपको सिर्फ उसे आइडेंटिफाई करना होता है। मतलब बहुत से केमिकल इक्वेशन लिखे होंगे और आपको ये पहचानना होगा कि वो केमिकल रिएक्शन में कौन से टाइप का केमिकल रिएक्शन है, जैसे वो कॉम्बिनेशन है या वो डीकॉम्पोजिशन है या वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या वो ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन रिएक्शन है। और आगे हम एक और नाम पढ़ेंगे जिसे रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। तो इन सारे नाम में से आपको एग्ज़ाम पेपर में सिर्फ आइडेंटिफाई करना होता है और वो बहुत ही सिंपल होता है। जिस तरह से आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह हमारा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और इसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट आइए इसी के साथ इसे किस तरह से बैलेंस किया जाएगा उसकी भी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। कल मैंने आप लोगों को ये कहा था कि किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले उसे आपको इम्बैलेंस फॉर्म में लिखना होगा। इस वक्त स्क्रीन पे केमिकल इक्वेशन को इम्बैलेंस फॉर्म में आप देख सकते हैं। अब बैलेंस करने से पहले इसे हम काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम प्रेजेंट हैं और राइट हैंड साइड पे कितने एटम प्रेजेंट हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। तो आइए एल्यूमिनियम से स्टार्ट करते हैं। जब हमने एल्यूमिनियम को रिएक्टेंट साइड पे काउंट किया तो एल्यूमिनियम का एक ही एटम दिखता है, जबकि प्रोडक्ट साइड पे एल्यूमिनियम के हमें 2 एटम ऑब्जर्व हो रहे हैं। अब ये पता चला कि एल्यूमिनियम इम्बैलेंस है। एल्यूमिनियम के बाद हम ऑक्सीजन को काउंट करते हैं। ऑक्सीजन को अगर आप रिएक्टेंट साइड पे देखेंगे तो उसके 2 एटम प्रेजेंट है, जबकि ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पे 3 की क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो पता चल गया कि ये इक्वेशन एक इम्बैलेंस इक्वेशन है। आइए इसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अगर हम स्टार्ट करते हैं एल्यूमिनियम से, तो आप रिएक्टेंट साइड पे एल्यूमिनियम के कोएफिशिएंट में 2 लिख करके उसे बैलेंस कर सकते हैं। अब तक आपको ये समझ में आया कि एल्यूमिनियम बैलेंस हो चुका है, लेकिन देखते हैं कि जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आगे जाएंगे तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। अब हम ऑक्सीजन को देख रहे हैं तो प्रोडक्ट साइड पे 3 ऑक्सीजन है और रिएक्टेंट साइड पे 2 ऑक्सीजन है। अब हम क्या करें, क्या हम उस 2 ऑक्सीजन को 3 में कन्वर्ट कर दें? तो आइए देखते हैं कि स्लाइड में उसे किस तरह से बैलेंस किया गया है। आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं कि प्रोडक्ट साइड पे 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, जिसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि एल्यूमिनियम 2 से मल्टीप्लाई होकर के प्रोडक्ट साइड पे 4 की क्वांटिटी में हो जाएगा और वही 2 एल्यूमिनियम के साथ साथ ऑक्सीजन को भी मल्टीप्लाई करेगा। तो 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 जा 6 ऑक्सीजन की क्वांटिटी हमारे प्रोडक्ट साइड पे हो जाएगी। अब हम इसे अपने रिएक्टेंट साइड पे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम ये देखेंगे कि कुछ देर पहले जो हमने एल्यूमिनियम के कोएफिशिएंट में 2 लिखा था उसे हम हटा देंगे और वहाँ पर हम 4 का नंबर लिखेंगे। इस तरीके से एल्यूमिनियम बैलेंस हो जाएगा, लेकिन अभी ऑक्सीजन बैलेंस होने को बाकी है। एक बार फिर मैं बता दूं कि हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पे ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट साइड पे 6 की क्वांटिटी में है। तो स्टूडेंट अब आप ये समझ गए होंगे कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम कोएफिशिएंट में कौन सा नंबर लिखेंगे। बताइए स्टूडेंट, कौन सा नंबर लिखना चाहिए? तो वो नंबर होगा 3 का। अगर हम 3 लिखेंगे तो 3 2 से मल्टीप्लाई करके 6 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे हो जाएंगे और 6 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पे हो जाएंगे। इस पूरे केमिकल इक्वेशन को यहाँ पे बैलेंस करके समझाने का मतलब ये था स्टूडेंट कि आप लोग केमिकल इक्वेशन पे बहुत ध्यान दीजिए और उसे इसी तरह से इम्बैलेंस फॉर्म में लिख करके प्रैक्टिस करते रहिए, नहीं तो आप लोगों के लिए ये मुश्किल होता जाएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बहुत ही आसान लगेगा। चलिए स्टूडेंट, हम अपने टॉपिक पे फिर से आते हैं। हम बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन की और मैंने आपको इसे समझाया था कि हम ऑक्सीडेशन को 2 तरीके से याद रख सकते हैं।
गेन ऑफ ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन होता है और लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन होता है। तो आइए अब इस एग्जाम्पल को देखने के बाद हम उसके डेफिनेशन को स्क्रीन पे देखते हैं। ये रहा उसका डेफिनेशन। द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट गेन ऑक्सीजन टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। स्क्रीन पे डेफिनेशन आपके सामने है, आप उसे पढ़ करके याद कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन का एक तरीका आपको मैंने समझा दिया हूँ। उसका दूसरा तरीका जो मैंने कहा था कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि किसी रिएक्शन में, किसी केमिकल रिएक्शन में आपको हाइड्रोजन गैस लॉस होते हुए दिखे, ऑब्जर्व हो, तो उस रिएक्शन को भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। आइए उसका भी एक एग्जाम्पल यहाँ स्क्रीन पे हम ले लेते हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पे एक केमिकल इक्वेशन प्रेजेंट है जिसे आप नाम के साथ देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे रिएक्टेंट है वो इथाइल अल्कोहल और सोडियम के फॉर्म में है, और जब इथाइल अल्कोहल सोडियम से केमिकल रिएक्शन करता है तो सोडियम इथ ऑक्साइड नाम का एक कंपाउंड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये पूरा केमिकल रिएक्शन आपको इक्वेशन के थ्रू समझ में आ गया। एक बार मैं फिर बता दूं कि जब रिएक्टेंट साइड पे इथाइल अल्कोहल और सोडियम आपस में केमिकल रिएक्शन करेंगे तो उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस अवेलेबल होंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से एक केमिकल इक्वेशन पूरे केमिकल रिएक्शन को समझने में हेल्पफुल होती है। तो आइए स्टूडेंट, हम अपने टॉपिक को इस एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे जब इक्वेशन को देख रहे होंगे तो आपको प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हुए ऑब्जर्व हो रही होगी H2 के फॉर्म में, यानी कि हमने ऑक्सीडेशन का दूसरा तरीका यहाँ ऑब्जर्व किया जिसे मैंने कहा था लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, इसका मतलब हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, इसलिए ये एग्जाम्पल भी ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल हुआ। आइए इसे बैलेंस भी करते हैं और इसका डेफिनेशन भी समझते हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन का डेफिनेशन दूसरे तरीके से, द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट लूज हाइड्रोजन टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आपने देखा कि ऑक्सीडेशन के दो तरीके होते हैं जिसे मैंने शॉर्ट में बताया था कि गेन ऑफ ऑक्सीजन को भी ऑक्सीडेशन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन कहा जाता है। अब स्टूडेंट, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इन दोनों डेफिनेशन में से कौन से डेफिनेशन को याद किया जाए। तो मैं ये कहूँगा कि इन दोनों ही डेफिनेशन को आप याद कर लीजिए। अब मैं आप लोगों के लिए इन दोनों डेफिनेशन को कंबाइन कर देता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। यानी कि जब कभी आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन का डेफिनेशन पूछा जाए तो आप इन दोनों डेफिनेशंस को कंबाइन करके एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। डेफिनेशन को कंबाइन करने के लिए ध्यान से सुनिएगा। द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट गेन ऑक्सीजन टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड, यानी कि पहले डेफिनेशन में आपने ऑक्साइड तक लिखा, अब उसके बाद आप बीच में और का वर्ड यूज़ करिए, और का वर्ड यूज़ करिए और उसके बाद उसे नीचे वाले डेफिनेशन से कंबाइन कर दीजिए। यानी कि कुछ इस तरह से वो होगा, द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट गेन ऑक्सीजन टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड और रिएक्टेंट लूज हाइड्रोजन टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से इन दोनों डेफिनेशन को कंबाइन करके ऑक्सीडेशन का एक सिंगल डेफिनेशन बनाया गया है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझ में आया होगा और साथ ही हम इक्वेशन को बैलेंस करना भी सीख रहे होंगे। आइए हम अपने अगले टॉपिक यानी कि रिडक्शन की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपकी स्क्रीन पे रिडक्शन रिएक्शन। अब फिर वही कि जिस तरह से हमने ऑक्सीडेशन को दो तरीके से पढ़ा था, बिल्कुल रिडक्शन रिएक्शन भी दो तरीके से होता है। मैं ये कह सकता हूँ कि ऑक्सीडेशन का अपोजिट रिडक्शन रिएक्शन होता है। आपको याद होगा ऑक्सीडेशन को मैंने कहा था कि गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन,
रिडक्शन उसका उल्टा है। हम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं रिडक्शन रिएक्शन के लिए गेन ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान से सुनिएगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल ऑक्सीडेशन का अपोजिट। तो ऐसे टाइप के जो रिएक्शन होंगे जिसमें हाइड्रोजन कंबाइन होगा या ऑक्सीजन लूज होगा, तब हम उसे रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब आइए स्टूडेंट, रिडक्शन रिएक्शन के लिए भी हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं और उसके डेफिनेशन भी देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो केमिकल इक्वेशन प्रेजेंट है, इसमें आप देख रहे होंगे कि रिएक्टेंट साइड पे कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों एलिमेंट कंबाइन होकर के मीथेन गैस को फॉर्म कर रहे हैं। इस एग्जाम्पल को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं और साथ ही साथ इस रिएक्शन में हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है, यानी कि गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, इसलिए इसे रिडक्शन रिएक्शन भी कहा जा सकता है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस भी कर लेते हैं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसे ध्यान से देखेंगे। अगर आप रिएक्टेंट साइड पे देख रहे होंगे तो कार्बन एक ही क्वांटिटी में है और प्रोडक्ट साइड पे भी कार्बन एक ही क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जबकि हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे 2 और प्रोडक्ट साइड पे 4 की क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो इम्बैलेंस हुआ हाइड्रोजन, यानी इस रिएक्शन में हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा। और अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं हाइड्रोजन को 4 कैसे बना सकता हूँ। बहुत सिंपल है, मैं उसके कोएफिशिएंट में 2 का कोएफिशिएंट लिखूँगा और वो मल्टीप्लाई होकर के 4 हाइड्रोजन फॉर्म कर देगा। उसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस तरह से लिखने के बाद हमारा ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। आइए रिडक्शन के डेफिनेशन को देखते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट गेन हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। मतलब ये कि ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन गेन होता है, कंबाइन होता है, उसे हम रिडक्शन के नाम से जानते हैं। अब स्टूडेंट रिडक्शन रिएक्शन को दूसरे तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं, यानी कि ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन लॉस होगा, जिसमें आपको ऑक्सीजन लॉस होते हुए दिखाई देगा। आइए उसके भी एग्जाम्पल को देखते हैं। स्क्रीन पे आप इस वक्त एक केमिकल इक्वेशन देख रहे होंगे ओजोन का। इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन की याद आएगी। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे एक रिएक्टेंट होता था और प्रोडक्ट साइड पे 2 या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट होते थे। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ भी वही एग्जाम्पल दिया गया है। अब ओजोन को जब डीकम्पोज किया जाता है तो वो ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नेसेंट ऑक्सीजन उसे कहते हैं जिसे फ्रेशली बॉर्न ऑक्सीजन भी कहा जाता है, यानी कि वो अभी पूरी तरीके से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ओजोन में से ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, वो सेपरेट हो गया है, इसलिए इस एग्जाम्पल को हम रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जानेंगे। आइए स्क्रीन पे रिडक्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट लूज ऑक्सीजन टू फॉर्म प्रोडक्ट इज ऑल्सो रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि रिडक्शन रिएक्शन को समझने का दूसरा तरीका जिसमें ऑक्सीजन को लूज किया जाता है। फिर वही स्टूडेंट इन दोनों डेफिनेशन को कंबाइन करके आप लिखने की कोशिश करिए जिस तरह से मैंने आपको ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन कंबाइन किया था। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों भी समझ में आ गए होंगे। अब हम अपने आगे की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और उसका नाम आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसे हम रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ने कितने सारे टाइप्स के रिएक्शन पढ़ा दिए। तो स्टूडेंट, मैं ये कह दूं कि ये कुछ भी नया नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन हमारे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक ही साथ ऑक्सीडेशन भी होता हो और रिडक्शन भी होता हो, तब ऐसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानेंगे। आइए स्क्रीन पे उसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से एक ही केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है
और रिडक्शन भी होता है, जिसे रेडॉक्स के नाम से हम जानते हैं। तो इस वक्त आप स्क्रीन पे एक केमिकल इक्वेशन देख रहे हैं जिसमें रिएक्टेंट साइड पे बेरियम सल्फेट का जो कंपाउंड है वो जब कार्बन के साथ कंबाइन करता है तो उसमें से ऑक्सीजन सेपरेट हो जाता है, जिसे ऊपर की तरफ रिडक्शन दिखाया गया है क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन लॉस हुआ है, लूज ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। और हमने पढ़ा है कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन कहलाता है। तो आपने एरो के थ्रू देखा कि बेरियम सल्फेट में रिडक्शन हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि रिएक्टेंट साइड पे जो कार्बन प्रेजेंट है उस कार्बन को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया है, यानी वहाँ पर कार्बन में ऑक्सीजन कंबाइन हुआ है, गेन हुआ है, इसलिए वहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑब्जर्व होगा। तो इस तरह से एक ही केमिकल रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी दिख रहा होगा, इसलिए ऐसे रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अगर आप रेडॉक्स रिएक्शन के नाम को ही ध्यान से देखें तो उसका नाम भी दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ रिडक्शन का RED रेड लिया गया है और ऑक्सीडेशन का OX लेकर के इसे रेडॉक्स के टर्म में यूज़ किया जाता है। तब आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। आइए रेडॉक्स के हम एक और एग्जाम्पल को स्क्रीन पे देखते हैं। इस वक्त स्क्रीन पे आप एक केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं जहां पर आपको कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। अब मैं आपसे ये उम्मीद करूं कि आप समझ गए होंगे कि कॉपर ऑक्साइड में से क्या सेपरेट हुआ, किस चीज़ का लॉस हुआ है, बताइए। तो उसे ऑक्सीजन कहा जाता है, जिसे हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ऑक्सीजन का लॉस्ट हुआ है, इसका मतलब वो रिडक्शन हुआ। उसी तरह से आप हाइड्रोजन को अगर प्रोडक्ट साइड पे देख रहे होंगे तो उसने ऑक्सीजन को कंबाइन कर लिया है, इसलिए यहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा, इसका मतलब ऑक्सीडेशन होगा। तो इस रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में हुआ, इसलिए ये भी हमारा एग्जाम्पल बना रेडॉक्स रिएक्शन का। तो बच्चों मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन तीनों भी रिएक्शन आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कौन सा टॉपिक है। स्टूडेंट, हमारा अगला टॉपिक करोजन जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और मैं आपको ये बता दूं कि करोजन के बाद हमारा एक टॉपिक और इस चैप्टर में बाकी है जिसे रैंसिडिटी के नाम से हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि करोजन और रैंसिडिटी क्या होता है। स्टूडेंट, अगर आप करोजन वर्ड का मीनिंग समझ लें तो आप आसानी से इस टॉपिक को ऐसे ही समझ जाएंगे। करोजन का मीनिंग होता है ख़राब होना, बेकार होना या कमज़ोर हो जाना। तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास ऐसे बहुत से एलिमेंट होते हैं मेटल के फॉर्म में जो आगे चल कर के यानी कि कुछ वक्त के बाद वो करोड हो जाते हैं, उनमें करोजन प्रोसेस हो जाता है। हम उसी प्रोसेस के बारे में यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त हम अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 44 और 45 पे प्रेजेंट हैं, ताकि आप इसे साथ में देखते हुए चलें कि हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे। तो बच्चों, मैं आपको करोजन के बारे में बता रहा था। करोजन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ख़राब होना, कमज़ोर होना, हमारे पास ऐसे बहुत से मेटल हैं और ऐसी बहुत सी दूसरी चीज़ें होती हैं जो अक्सर मॉइस्चर की वजह से या एयर की वजह से या किसी दूसरे एसिड वगैरह की वजह से वो चीज़ें ख़राब होने लगती हैं, कमज़ोर होने लगती हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपने अपने सराउंडिंग में देखे होंगे। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि हमारी बिल्डिंगों में यूज़ होने वाला जो आयरन का रॉड होता है वो भी रस्ट लगने के बाद करोड हो जाता है।
और ऐसे दूसरे एग्जाम्पल आप अपनी एल्यूमिनियम की विंडो जो होती हैं, जिसे हम स्लाइडिंग के नाम से जानते हैं, उस पर भी देख सकते हैं कि ऐसे हमारे पास सराउंडिंग में बहुत से मेटल्स होते हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। इनमें किसी न किसी इफ़ेक्ट की वजह से, जैसे कि मॉइस्चर, एयर और आप एसिड वगैरह को इंक्लूड कर दें, तो इन सब की वजह से वो मेटल आहिस्ता आहिस्ता अपनी क्वालिटी खो देते हैं। इसी प्रोसेस को हम करोजन कहते हैं। आइए हम उसे डेफिनेशन के फॉर्म में यहाँ देखते हैं। द स्लो प्रोसेस ऑफ डीके और डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एयर, मॉइस्चर, एसिड ऑन इट इज नोन एज करोजन। आपके सामने स्क्रीन पे करोजन का डेफिनेशन है, आप उसे याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। डेफिनेशन के बाद मैं आप लोगों को ये बता दूं कि करोजन का प्रोसेस हमारे जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, फूड स्टफ, उसमें नहीं होता, क्योंकि उसके लिए हमारे पास एक अलग सा टॉपिक है जिसे हम रैंसिडिटी के नाम से जानते हैं। तो करोजन जो है वो खाने पीने की चीज़ों में नहीं होगा, जबकि खाने पीने की चीज़ें भी सड़ती हैं और ख़राब होती हैं, तो उसे करोजन नहीं कहेंगे, उसे हम रैंसिडिटी कहेंगे। करोजन हमारे मेटल्स में और जो नॉन लिविंग सब्सटेंस होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो आइए स्टूडेंट, करोजन का एक एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे देखते हैं। यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि आयरन के जो नेल्स हैं वो पहले वाले पिक्चर में बहुत ही क्लीन और अच्छे दिख रहे हैं, और दूसरे पिक में उसे आप देख सकते हैं कि उस पर रस्ट लग गया है, जिसे हम जंग भी कहते हैं। अब ये रस्ट कैसे हुआ, तो आप सब जानते हैं कि आयरन का जो सिंबल होता है वो Fe होता है, और आयरन मॉइस्चर के साथ और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके उस पर रस्ट के फॉर्म में रेडिश ब्राउन कलर का एक लेयर फॉर्म कर देता है। और इस रस्ट का फॉर्मूला आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है, Fe2O3.H2O। इसे आप बहुत अच्छे से याद करिए, अक्सर फिलअप और मैचअप में पूछा जाता है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि यहाँ पे जो करोजन का प्रोसेस आप देख रहे हैं उसके पीछे ऑक्सीडेशन का भी हाथ होता है। मतलब कि कई बार आप लोगों को ये कहा जाता है कि हमारे जो मेटल्स की चीज़ें हैं उसे हवा में ऐसे ही ओपन रखने पे कुछ टाइम के बाद वो बेकार यानी कि कमज़ोर होने लगते हैं। वही एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पे रस्ट के फॉर्म में प्रेजेंट है। उम्मीद करता हूँ कि करोजन का जो टॉपिक है वो आपको बआसानी समझ में आ गया होगा। आइए कुछ मेथड देख लेते हैं जिससे हम करोजन से बच सकते हैं, और वो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त प्रिवेंशन ऑफ करोजन के नाम से एक टॉपिक को यहाँ प्रेजेंट किया गया है। कुछ टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं। एंटी रस्ट सॉल्यूशन यूज़ करके हम करोजन से बच सकते हैं। कोटिंग सरफेस बाय पेंट, यानी कि जैसे हमने अक्सर अपने विंडो की ग्रिल्स में देखा है कि हम पेंट वगैरह करके अपनी ग्रिल्स की जो लाइफ होती है उसे बढ़ा देते हैं। और तीसरा तरीका, प्रोसेसेस लाइक गैल्वेनाइजिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग विथ अदर मेटल्स। तो स्टूडेंट, ये गैल्वेनाइजिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जो टॉपिक्स हैं ये हमारे केमिस्ट्री के 3rd चैप्टर और साइंस पार्ट 1 के 8वें चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल आपकी स्क्रीन पे ये वो टॉपिक्स थे या ये वो मेथड हैं जिनको यूज़ करके आप करोजन से मेटल्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हम अपने चैप्टर के आखिरी टॉपिक यानी रैंसिडिटी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या होता है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि रैंसिडिटी का जो टर्म है वो हमारे फूड स्टफ के लिए यूज़ होता है। मतलब कि जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से हमारे खाने पीने की चीज़ें ख़राब होती हैं तब हम उसे रैंसिडिटी के नाम से जानते हैं। अब आप सोचेंगे कि खाने पीने की चीज़ों में ऑक्सीडेशन कैसे होता है। तो बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि रैंसिडिटी हमारे खाने पीने की चीज़ों में अक्सर आपने देखा होगा कि जो ऑयल वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके चिप्स, अगर उसे हवा में ऐसे ही खुला रखा जाए तो उसका टेस्ट और उसकी स्मेल दोनों ही चेंज हो जाती है। तो वहाँ पर वो ऑयल एयर की ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन करके ऑक्सीडेशन प्रोसेस करता है और हमारी खाने पीने की चीज़ों को खाने के लायक नहीं रखता। उसी चीज़ को यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे दिखाया गया है। इफ़ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैटी एसिड्स प्रेजेंट इन फूड टेक प्लेस, यानी कि जो ऑयल और फैटी एसिड होते हैं फूड में, अगर उसका ऑक्सीडेशन हो
तो जो फूड है वो रैंसिड हो जाता है, वही स्क्रीन पे दिखाया गया है। और फूड में रैंसिडिटी आने की वजह से, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है और उसका टेस्ट यानी उसका जायका भी चेंज हो जाता है और वो खाने लायक नहीं रहता। तो स्टूडेंट, ये था रैंसिडिटी का एक आसान सा टॉपिक जिसे हमने अभी अभी समझा। अब हम ये देखेंगे कि रैंसिडिटी से प्रिवेंशन के कौन से मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे आपके सामने एक पिक्चर है जिसे आप देख के समझ सकते हैं कि अगर हमें अपने खाने पीने की चीज़ों को रैंसिडिटी से प्रिवेंट करना है तो उसे हम एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख सकते हैं, या हमारे पास दूसरा ऑप्शन एंटीऑक्सीडेंट का भी होता है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? जैसा कि नाम से एक्सप्रेस हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन को रोकने का काम करते हैं। आपने बहुत सी ऐसी चीज़ों को मार्केट में बिकते हुए देखा होगा जिनकी एक्सपायरी डेट 3 महीने या 6 महीने तक होती हैं। तो किस तरह से वो खाने की चीज़ें इतने लॉन्ग टाइम के लिए सेफ रहती हैं, उनके पीछे एंटीऑक्सीडेंट का ही हाथ होता है। तो स्टूडेंट, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज के सारे टॉपिक आपको बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे, और मैं ये भी उम्मीद करूँ कि आपको इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर याद करने का टाइम भी निकालना होगा। तो इन बातों के साथ मैं अपने इस लेक्चर को और चैप्टर को यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।